वक्त की बड़ी खबर यह है कि 10 नवंबर को दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था उसको भारत सरकार ने आतंकवादी वारदात करार दिया है। सरकार ने साफ साफ कहा कि दिल्ली में ब्लास्ट एक्ट ऑफ टेरर था। इसे अंजाम देने वालों और दहशतगर्दों के मददगारों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लाल किले के पास हुए ब्लास्ट को लेकर आज कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। जांच एजेंसीज का दावा है कि आतंकवादियों की साजिश बहुत ही खतरनाक थी। उनका मंसूबा सिर्फ दिल्ली में नहीं, अयोध्या, वाराणसी, मुंबई, जयपुर, लखनऊ समेत देश के कई शहरों में एक साथ धमाके करने का था। लेकिन सुरक्षा एजेंसीज समय रहते दहशतगर्दों के नेटवर्क की तह तक पहुंच गईं। इस नेटवर्क में शामिल डॉक्टर्स कुछ कर पाते इससे पहले उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने 2900 किलो एक्सप्लोसिव बरामद कर लिया, लेकिन एक आतंकवादी छुपने में कामयाब हो गया और मौका मिलते ही वो बचा खुचा एक्सप्लोसिव गाड़ी में लेकर भागा और फिर उसने ब्लास्ट कर दिया। अगर ये आतंकवादी डॉक्टर अपने असली इरादे में कामयाब हो जाते तो हजारों लोगों की जान जाती। दूसरा खुलासा यह हुआ कि आतंकवादियों ने ब्लास्ट के लिए एक नहीं 2 गाड़ियां खरीदी थी। एक गाड़ी तो लाल किले के पास हुए धमाके में उड़ गई, दूसरी गाड़ी को आज सिक्योरिटी एजेंसीज ने फरीदाबाद के एक गांव में लावारिस हालत में बरामद कर लिया। तीसरा खुलासा यह हुआ कि अब भी इस गैंग का एक मेंबर फरार है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का डॉक्टर निसारुल हसन लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद से गायब है। निसारुल हसन को एंटी नेशनल एक्टिविटीज के कारण श्रीनगर के महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल से बर्खास्त किया गया था, लेकिन उसे अल फलाह यूनिवर्सिटी में नौकरी मिली, पनाह मिली। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकवादियों का अड्डा कैसे बन गई। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर और डॉक्टर निसारुल हसन जैसे एंटी नेशनल लोगों को अल फलाह यूनिवर्सिटी में किसने अपॉइंट किया? उनकी आतंकवादी गतिविधियों के बारे में किसी को पता क्यों नहीं चला? क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी कश्मीरी आतंकवादियों का अड्डा बन गई? डॉक्टर्स को रेडिकलाइज किसने किया? 2900 किलो एक्सप्लोसिव कहां से आया? इसे छुपाकर कहां रखा गया? कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक फैले आतंकवादियों के नेटवर्क तक 5 राज्यों की पुलिस कैसे पहुंची? आज मैं आपको इसके बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा, ताकि आपको यह साफ साफ समझ आ जाए कि मौत की इस कहानी के किरदार कौन कौन हैं, उनकी स्टोरी कहां से शुरू हुई और कहां तक पहुंची। लेकिन इससे पहले बात करते हैं दिल्ली में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। इस वक्त की ताजा खबर यह है कि अब से थोड़ी देर पहले कैबिनेट की मीटिंग में सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट आतंकी घटना करार दिया है। इसे एक्ट ऑफ टेरर माना है। आज कैबिनेट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री के साथ लाल किले के पास हुए ब्लास्ट और अब तक की जांच का अपडेट लिया। क्योंकि इस ब्लास्ट में एक इंटरस्टेट टेरर मॉड्यूल सामने आया है, इसलिए इस तरह के नेटवर्क को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर विचार किया गया। बहुत स्पष्ट तौर से जघन्य आतंकवादी घटना। The country has witnessed a heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort on the evening of 10th November 2025. The explosion resulted in multiple fatalities and caused injuries to several others. The cabinet pays its solemn respects to the victims of this senseless act of violence and conveys its heartfelt condolences to the bereaved families. The cabinet reiterates India's unwavering commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. अश्विनी वैष्णव ने तो नपे तुले शब्दों में अपनी बात कही, लेकिन सीसीएस की मीटिंग में और क्या क्या हुआ, इसके बारे में ज्यादा जानकारी इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर के पास है। देवेंद्र, क्या अपडेट आप दे सकते हैं दर्शकों को?
आज रजत जी प्रधानमंत्री निवास पे जो दो बैठक हुई, पहले सीसीएस की और दूसरी कैबिनेट की। तो पहले सीसीएस की बैठक में जो आतंकी घटना हुई और उस आतंकी घटना को सुरक्षा एजेंसियों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस प्रकार से 3 पोस्टर के सहारे इस मामले की तह में पहुंची और एक बहुत बड़ी घटना को रोकने में सफल रही। क्योंकि जिस प्रकार के विस्फोटक है, समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी घटना हो सकती थी, उसको रोकने में सफल रही। इस पे बारे में विस्तार से बात हुई। अब तक जो एक्शन लिया गया है उसके बारे में विस्तार से बात हुई और साथ ही आगे क्या कुछ किया जाना है, सिक्योरिटी को लेकर हमें किस प्रकार की और तैयारी करनी है। क्योंकि पिछले 6 महीनों में देखें रजत जी, तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ऐसे कई राज्यों में अलग अलग टेररिस्ट पकड़े गए हैं। और उस लिहाज से सुरक्षा को लेकर हमारी आगे की तैयारी कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, इन सारे पहलुओं पर सीसीएस में बहुत विस्तार से बात हुई। उसके बाद जब कैबिनेट की बैठक हुई तो कैबिनेट की बैठक में 2 मिनट का जो एक प्रस्ताव रखा गया, 2 मिनट का मौन और एक शोक प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही साथ जो हमारा रेजोल्यूशन है कि आतंकवाद के खिलाफ कैसे देश एकजुट है, कैसे लड़ना है, उसके बारे में विस्तार से बात हुई। और जो सबसे ज़्यादा चर्चा रजत जी जिस पे हुई कि जिस प्रकार से एजेंसीज ने, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, एजेंसीज जो है खुफिया एजेंसीज, उन लोगों ने कोऑर्डिनेशन के साथ इस काम को बेहतर तरीके से अंजाम दिया। उसके बारे में बहुत विस्तार से कैबिनेट के सदस्यों को बताया गया। और आगे आने वाले कुछ दिनों में इस मॉड्यूल को और ज़्यादा पर्दाफाश इसका किया जाएगा। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको पकड़ा जाएगा। इस बात को लेकर भी कैबिनेट के सदस्यों को भरोसा दिया गया रजत जी। क्योंकि न सिर्फ ये जम्मू कश्मीर बल्कि ट्रांस स्टेट और ट्रांसनेशनल क्योंकि मॉड्यूल है, उस लिहाज से समझा जा सकता है कि सीसीएस की बैठक में कितनी विस्तार से इस पर चर्चा हुई। बिल्कुल ठीक, आप देवेंद्र कह रहे हैं कि देश की जनता को भरोसा करना चाहिए कि हमारी सरकार इसके बारे में ऐसा एक्शन लेगी कि इन लोगों की रूह कांप जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए।